After looking into the discrete Fourier transform and its mathematical representation, अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के तरफ, सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द डीडब्ल्यूटी। और इन जनरल ये पैरामीटर्स सिर्फ डीडब्ल्यूटी के लिए नहीं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो सबसे पहला जो है, दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल हिस्टोग्राम। सो ये हिस्टोग्राम वगैरह किस चीज के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर दीज पैरामीटर्स कैलकुलेट फॉर एक्चुअली। सो जब हम डीडब्ल्यूटी अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लेटेस्ट हमने डेटा के ऊपर डीडब्ल्यूटी अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कुछ सीए की वैल्यूज आएंगी, कुछ सीडी की वैल्यूज आएंगी। ये भी एक्चुअली सीए कुछ वैल्यूज होंगे ना, तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे। सम न्यूमेरिकल वैल्यूज, दीज आर सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। एंड ये जो आपकी सीडी की भी जो आप देख रहे हो, ये भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे। आफ्टर ऑल सी एंड सीडी आर न्यूमेरिकल वैल्यूज। और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, आप क्या कर सकते हो, आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज का हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। तो फर्स्ट इज द नॉर्मल हिस्टोग्राम। द फर्स्ट इज द नॉर्मल हिस्टोग्राम। तो नॉर्मल हिस्टोग्राम का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ आई टू 1 टू के एम ऑफ आई। यहाँ पे एन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, आई को कहते हैं समेशन इंडेक्स, के को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ बिन्स, एंड एम इज कॉल्ड हिस्टोग्राम फंक्शन। सो बेसिकली इट इज वेरी सिंपल। क्या है हिस्टोग्राम? लेट अस से आपके पास अ, 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। एक टेबल ले लीजिए आप, सिंपल समझने में आपको आसानी होगी। लेट अस से दिस इज एक्स ऑफ आई, या फिर लेट अस से दिस इज आई एंड दिस इज एक्स ऑफ आई। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो पहला वैल्यू है लेट अस से इट इज 10, सेकंड वैल्यू है लेट अस से 20, थर्ड वैल्यू है लेट अस से 15, एंड फोर्थ वैल्यू है लेट अस से 40। तो आई एक इंडेक्स है, एक वेरिएबल है, और एक्स ऑफ आई की वैल्यू है 10, 20, 15 एंड 40। तो 1, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इसको हम अगर एक हिस्टोग्राम प्लॉट देखें इसका, हाउ वुड द हिस्टोग्राम प्लॉट लुक लाइक? फर्स्ट इज आई की वैल्यू जो 1 है, व्हाट इज द वैल्यू? दिस इज 10, ये 10, ठीक है भाई, दिस इज 10। आई की वैल्यू जब 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20, 20। जब आई की वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो ओके, एक्स ऑफ आई इज rather x of 3 or x of I for the value of I equal to 3 is 15। जब इसकी वैल्यू 4 है, तो कितनी वैल्यू है भाई इसकी? 40। This 40। So this axis is I, this axis is x of I, and this sort of a plot is called the histogram plot or the hist plot। इसको हिस्टोग्राम प्लॉट बोलते हैं, या फिर इसको हिस्ट प्लॉट भी बोलते हैं। दिस इज द हिस्टोग्राम प्लॉट, ठीक है। सो आप अगर आप इसका हिस्टोग्राम प्लॉट भी कर सकते हो, आप चाहो। दिस इज द हिस्टोग्राम प्लॉट। अगर आप चाहते ये 10, 20, 15 और 40 इसको इस तरीके से भी जोड़ सकते थे। दिस वुड हैव बीन अ नॉर्मल प्लॉट। दिस वुड हैव बीन अ नॉर्मल प्लॉट। नॉर्मल प्लॉट कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो आप। 10, 20, 15 और 40 यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट होता है, यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट है। तो दिस इज द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम प्लॉट इस तरीके का होता है। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज अ क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। तो क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम काफी कुछ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट। तो क्यूमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है एडिटिव। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम? एम ऑफ आई इज समेशन ऑफ j टू 1 टू आई एम ऑफ j। एंड यहाँ पे जो k पैरामीटर है, दैट इज मैक्स ऑफ एस माइनस मिन ऑफ एस बाई एच। यहाँ पे आपका जो है एम ऑफ आई को क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम बोलते हैं, एम ऑफ जी को नॉर्मल हिस्टोग्राम बोलते हैं, के को हम लोग नंबर ऑफ बेंस बोलते हैं। और ये एक्चुअल क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए आप। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। लेट अस गो फॉर सी ऑफ आई।
एक्स ऑफ आई था, हम लोग सी ऑफ आई क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम कैलकुलेट करते हैं। सेम प्रॉब्लम है। तो दिस एक्सेस विल बी आई एंड दिस वुड बी सी ऑफ आई क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। देखते हैं ये कैसा होता है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, देन वी हैव गॉट 2, देन वी हैव गॉट 3 एंड देन वी हैव गॉट 4। क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम देखते हैं कैसे कैलकुलेट। तो सबसे पहले आई की वैल्यू जब 1 है तो व्हाट इज एक्स ऑफ आई, दैट इज 10। पहले कोई एडेड वैल्यू नहीं है तो क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम में भी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। चलो डायरेक्टली आप 10 को 10 डाल दिया, तो पहला दिस इज 10, ये पहला तो 10 हो गया। अच्छा, दूसरा वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ आई में कितनी है 20, पहले से वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे इसको ऐड करना है आपको। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम 30, बिकम 30। अच्छा 3 पे कितनी है 15, फिर उससे ऐड कर दो, पुराना कितना चल रहा है भाई 30 चल रहा है, 30 पर 15 कितना हो जाएगा भाई आपका 45। तो थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपकी 45 हो जाएगी आपकी। अच्छा आई की वैल्यू 4 जब है, पहले से कितना चल रहा है भाई 45, अभी ऐड कितने करना है आपको 40, 40 और 45 कितना होता है, दैट इज 85, 85 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वैल्यू बिकम्स 85। दिस सॉर्ट ऑफ हिस्टोग्राम इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम ऑफ सी ऑफ आई। जब इसको आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, बट दिस इज द हिस्टोग्राम, दिस इज द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम में हिस्ट प्लॉट। तो आपको याद रखना है क्यूमुलेटिव में क्या, आप प्रीवियस को ऐड करते जाओगे, दिस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। So the actual normal histogram, you will keep adding it, so you'll get the cumulative histogram. तो यहाँ पे m ऑफ i में जो यहाँ पे m ऑफ j है, ये नॉर्मल हिस्टोग्राम, तो नॉर्मल हिस्टोग्राम को जैसे आप ऐड करते जाओगे ओवर द इंडाइसेस, तो आपका ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, नॉर्मल हिस्टोग्राम kept on adding for all previous samples is called the cumulative histogram. ठीक है, next what we have is the मीन। मीन इज वेरी सिंपल, एवरेज वैल्यू। मीन इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू। आपके पास अगर लेट अस कुछ न्यूमेरिकल पैरामीटर्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, तो सबको अगर आप ऐड करते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करते करते xn डिवाइडेड बाय n, इसे कहते हैं मीन, या s बार या x बार, जो भी आप बोले एक ही बात है, सेम थिंग। हमें पता है इसको लिखने का तरीका, एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, x ऑफ i समेशन ऑफ x ऑफ i एवरेज वैल्यू i इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन n, या 1 बाई n से आप डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तीसरा तरीका ये भी ले, आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, xi इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एक ही बात। सो दिस इज मीन, मीन इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब है कोई भी जब रैंडम वेरिएबल, जब कोई भी रैंडम वेरिएबल आरवी, इसका कुछ मीन होगा, कुछ एवरेज वैल्यू होगी। जनरली हम मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन ये बताता है मीन से, जो आपका मीन वैल्यू है, जो भी एवरेज वैल्यू है, उससे जो आपका डिफरेंस है, मीन से डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिवीजन। दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मीन से जितना अंतर है, जितना डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो उसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस से एक क्लास में एग्जाम हो रहा है। किस चीज का एग्जाम हो रहा है, लेट अस से मैथ्स का एग्जाम हो रहा है। ओके, द एग्जाम इज मैथ्स एग्जाम, और आपके मैक्सिमम मार्क्स है 100, 100 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। और मैक्सिमम मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स मान लीजिए 33 है, 33% आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितना आपका 100 है। तो आप अगर एवरेज कैलकुलेट करें अधिकतर स्टूडेंट्स को कितने नंबर मिलेंगे, तो लेटेस्ट आप देखोगे लगभग 60 से लेकर 70 के बीच में अधिकतर स्टूडेंट्स, 60 बिटवीन 60 एंड 70।
इसका ये मतलब नहीं है कि सबको 60 या 70 के बीच में मिला है, अधिकतर लोग 60 से 70 के बीच में होंगे। और मान लीजिए क्लास का एवरेज मार्क्स है 65 मार्क्स, तो आपका मीन कितना हो गया, एक्स बार या म्यू कितना हो गया, 65, 65 एवरेज मार्क्स है। तो इफ यू सी द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज 65, एवरेज मार्क्स 65 है, इसका ये थोड़ी मतलब है कि सभी को 65 मिला है। दिस इज द एवरेज, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपने n से ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, 65। जिसने बहुत अच्छी तैयारी की लेटर से उसको 95 भी हो सकता है मिला हो, तो उसको कितना ज्यादा मिला एवरेज से, हाउ मच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 95 एंड 65, इट्स 30। तो इस केस में आपको जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा एसडी, एक सैंपल के लिए, दैट इज 95 माइनस 65, दैट इज 30। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है एक सैंपल के लिए, इट्स 30। किसी को 95 मिला होगा, हो सकता है भाई किसी को, किसी ने उतनी अच्छी प्रिपरेशन ना की हो, किसी को हो सकता है 45 मिला हो। इस केस में क्या हो जाएगा भाई आपका, व्हाट इज 45 माइनस 65, दैट इज माइनस 20। इस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन 20 हो जाएगा। तो आपको उस प्रकार से अगर n सैंपल्स के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो उसको, जो आपका किसी का मान लीजिए 95 आया है, किसी का 45 आया है, किसी को 60 आया है, किसी को 65 आया है, किसी को 55 आया है, किसी को 100 आया है, किसी को 0 आया है। इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, हर एक जो सैंपल है एस, उससे जो एवरेज वैल्यू म्यू उसको माइनस करते जाओगे, और ये जो डिफरेंस है इसको आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। सो लेट अस से 95 माइनस 65 कितना था, 30। फिर 45 माइनस 65 कितना था, माइनस 20। उसी तरीके से जितने भी ऐसे वैल्यूज हैं, ये जो जो भी डिफरेंस है एस आई माइनस एस, इंस्टैंटेनियस वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू, हाँ उसको आप कुछ भी बोल दो आप, दैट इज जेड बोलो, Z1, Z2, Z3, ऐसे करते करते ZN, ठीक है। इनको आप डायरेक्टली ऐड मत करो, आप इनको क्या करो, स्क्वायर करके ऐड करो। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे ना, तो ये हो सकता है कि ये तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है ना, 60 जैसे 95 माइनस 65 इज प्लस 30, बट 45 माइनस 65 इज माइनस 20, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनको आप स्क्वायर कर दो, फिर एन से डिवाइड करो और उसका रूट ले लो, सिंस आपने स्क्वायर किया था सिर्फ रूट ले लो। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी। वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, आपका मीन से जो भी अंतर है, वॉट एवर द डिफरेंस इज फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट वी कम टू यस मीडियन, यस। तो अच्छा भाई, जब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर और भी होता है स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ रिलेटेड, तो एज वी हैव सीन द स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज एसडी। इसको जनरली स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिग्मा का स्क्वायर कर दो, इस चीज का रूट, मतलब इसको स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिलेगा, रूट हट जाएगा इसका। इसको अगर आप स्क्वायर कर दो, इसे कहते हैं वेरिएंस वार, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस। नेक्स्ट, आफ्टर स्टैंडर्ड डिविएशन वी हैव गॉट मीडियन, यस। सो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/n x ऑफ, नाउ दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, एक्स ऑफ फ्लोर फंक्शन n+1/2 प्लस एक्स ऑफ n+1/2, इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, एंड दिस इज द फ्लोर फंक्शन। तो हमें पता है व्हाट इज द फ्लोर फंक्शन। तो जैसे 2.9, इसका अगर फ्लोर फंक्शन लोगे तो प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू पे आ जाओगे, 2.9 का क्या हो जाएगा, 2, फ्लोर फंक्शन लोगे आप तो। सो व्हाट इज द फ्लोर ऑफ 2.9, दैट इज 2। लेकिन व्हाट इज द सीलिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 2.9। अगर आप 2.9 लेते हो, अगर आप इसका सीलिंग फंक्शन कैलकुलेट करते हो, टू कैलकुलेट द सीलिंग ऑफ 2.9, सो व्हाट इज दैट, नेक्स्ट इंटीजर क्या है, 3। सो फ्लोर फंक्शन brings you down to the previous integer, ceiling function gets you up towards the next integer, तो ये ceiling function है। तो बेसिकली ये मीडियन का फॉर्मूला है, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीडियन बेसिकली। सो मीडियन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें। लेट अस से हमें सैलरी देखना है, किसी कंपनी में लगभग लोगों की सैलरी कितनी होती है। अब सैलरी तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि लोगों का एक्सपीरियंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा भाई सैलरी कितना है। अब लेट अस से एक कंपनी में, लेट अस से 5 लोग काम करते हैं, लेट अस देयर आर 5 पीपल वर्किंग इन अ कंपनी, और जो 5 लोग हैं उसमें से मान के चलिए
जो एकदम फ्रेशर है, लेट अस से उनकी सैलरी है 10,000। जो एकदम न्यू ज्वाइन है किया, जिसने जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस जिसका क्या है, जीरो है, जिसको मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं हम लोग, लेट अस से जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी 50,000। ठीक है, एक कैंडिडेट है जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी 50,000। लेट अस से जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी है 20,000। 1 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी है 20,000। जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेट लेट अस से नहीं, चार नहीं लेते, 5 ले लेते, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेट अस से उसकी सैलरी है 70,000। उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है एक बंदा, उसकी सैलरी 70,000। और एक कैंडिडेट है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस, जो कि फाउंडर है मान लो कंपनी का, उसकी सैलरी 2 lakhs। उसकी सैलरी कितनी है? 2 lakhs पर मंथ। सो अगर आप कंपनी का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें, इफ यू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी, तो जो एकदम फ्रेशर है, जीरो का एक्सपीरियंस, जीरो, तो किसकी सैलरी कितनी है भाई? 10,000। 3 साल वाले का सैलरी कितनी है? 50,000। 1 साल वाले का कितना है? 20,000। 5 साल वाले का कितना? 70,000। 15 साल वैल्यू का वाले का कितना है? दैट इज इट्स 2 लाख। तो मान लीजिए मैं अगर कंपनी का एक 15 साल वाले की सैलरी, लेट अस से 2 लाख की जगह पे 3 लाख ले लेते हैं। मान लीजिए 15 साल जिसकी एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी कितनी है? 3 लाख रुपीज पर मंथ। लेट अस से आप कंपनी का एवरेज सैलरी में आपसे, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी? तो 5 लोगों की सैलरी आप ऐड करोगे भाई, कितना 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 ऐड करोगे आप देखो, आप ऐड करोगे 10,000 प्लस 20,000, 10,000 प्लस 20,000, नहीं 20,000 नहीं, 10,000 पहला कैंडिडेट, अच्छा कितना है? 10,000। अच्छा दूसरा कैंडिडेट कितना है? 50,000। 10,000 प्लस 50,000 प्लस तीसरा कैंडिडेट 20,000 प्लस 70,000, एंड लास्ट वाले व्यक्ति का कितना है? 3 lakhs। बहुत ही ज्यादा है इनकी बाकियों से। ठीक है, ये तो टोटल आप ऐड करो कितना होगा? 10,000 एंड 50,000, 60,000। 60,000 एंड 20,000 इज 80,000। 80, 50 and 10, 60, 60 and 20 is 80. 80 and 70 is 1 lakh 50,000. 1 lakh 50,000 and 3 lakh is 4 lakh 50,000. If I'm not wrong, the total comes out to be 4 lakh 50,000. ठीक है भाई? तो 10,000 and 50,000 is 60,000, 60,000, 20,000 is 80,000, 80,000 and 70,000 is 1 lakh 50,000, 1 lakh 50,000, 3 lakh is 4 lakh 50,000। तो ये तो टोटल हो गया ये। और किचन कितने लोग हैं टोटल, कितने एम्प्लॉइज हैं? 5 एम्प्लॉइज हैं, देयर आर 5 एम्प्लॉइज। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 5। तो हाउ मच डज दैट कम आउट टू बी? कितना होता है ये? दैट इज 90,000। So what is the average salary of everybody in the company? Average X bar. X bar is 90,000। इन यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखिए, अगर आप किसी को बोल तो इस कंपनी की में लोगों की एवरेज सैलरी 90,000 है, तो लोगों को क्या लगेगा? अधिकतर लोगों को कितना पैसा मिल रहा है? लगभग 90,000 के आसपास मिल रहा होगा। वही क्लास के टेस्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, 60 to 70 मार्क्स के बीच में अगर एवरेज है, 65 नंबर एवरेज है, तो आपको क्या लग रहा होगा? अधिकतर बच्चे 60 से 70 के बीच में, जो कि वो होंगे भी शायद। इस केस में क्या है, 5 लोग हैं कंपनी में, और आपने एवरेज सैलरी कितनी कैलकुलेट करी? 90,000। क्या अधिकतर लोगों को 90,000 के आसपास सैलरी मिल रही है? अब देखिए तो जरा गौर कीजिए आप। नहीं, 90,000 के आसपास तो किसी को भी नहीं मिल रही है। या तो वो 10, 20, 50 के आसपास है अधिकतर लोग, ये तो डायरेक्टली 3 लाख वाला एक बंदा है। ये एवरेज सैलरी इतनी ऊपर क्यों चली गई? आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्यों पता है? क्योंकि ये जो एक आपने 3 लाख का फिगर ऐड किया है ना, ये 3 लाख का फिगर ऐड करने की वजह से 90,000 के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो कई बार ना एवरेज कैलकुलेट करना हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए एक और पैरामीटर होता है, स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है, तो मीडियन। मीडियन में आप क्या करो, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना वैल्यूज को अरेंज कर लो। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे अरेंज करोगे? 10,000,
फिर आ जाएगा आपका 20,000, फिर आ जाएगा आपका 50,000, 10, 20, कितना था इसके बाद अपना, हाउ मच वाज दिस, ओके लेट अस सी वैल्यू, व्हाट वर द वैल्यूज, या 10, 20, 50, 73, 10, 20, 50, 70,000 एंड फिर 3 लाख हो गया डायरेक्टली। हाँ, 10,000, 20,000, 50,000, 70,000 एंड देन डायरेक्टली हो गया 3 लाख। तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बड़े के रेंज में। जो बीच वैल्यू वैल्यू है, द सेंट्रल वैल्यू, इट्स कॉल्ड द मीडियन, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। सेंट्रल वैल्यू कितनी है? 50। तो हम बोलेंगे मीडियन, व्हाट इज द मीडियन सैलरी? इट इज 50,000। तो आप देखो, फिर भी एक बार 50 के आसपास लोग हैं, 20 पे कोई है, चलो 70 पे कोई है, लेकिन 90,000 के आसपास तो कोई भी नहीं है। एक ही बंदा होगा, ये 70 वाला। तो द मीडियन मीन्स इफ यू अरेंज, आप चाहे असेंडिंग में अरेंज कर दो, डिसेंडिंग में अरेंज कर लो, 3,70,050, तो सेंट्रल वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड द मीडियन वैल्यू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड, जैसे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन देखा था, स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें क्या करना पड़ रहा था, सिंस हमें हमारे पास वैल्यूज जो थे, जो डिफरेंसेस है मीन से, जो डिफरेंस है, सिंस वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट ना हो जाए, इसलिए आप स्क्वायर कर रहे थे यहाँ पे। अगर आप इसको स्क्वायर ना करना चाहो, एक और तरीका है, देयर इज अनदर वे। तरीका ये है, आप डायरेक्टली एवरेज कैलकुलेट कर लो, बस ये डिफरेंस है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो इन दोनों को का आप क्या करो, आप स्क्वायर करके फिर क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिविएशन में रूट ले रहे थे। स्क्वायर किया फिर रूट लिया, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बस ऐसा करो कि आप ना पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सिंस दोनों आ सकते हैं, इसलिए मॉड ले लो आप, इसका क्या ले लो आप, मॉड, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो आप। साइन मत लो, नेगेटिव साइन मत लो। जैसे कि अगर लेट अस से 95 माइनस 65, 95 माइनस 65, व्हाट इज 95 माइनस 65? दिस इज 30, ठीक है भाई, 30 को आप 30 लो। अच्छा, क्या था हमारा 45 माइनस 65? व्हाट वाज 45 माइनस 65? इट वाज -20। और -20 मत लो, अपसेट 20 ले लो, -20 का माइनस हटाओ, अपसेट 20 ले लो। सो दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट। उसके उसके बाद अगर आप ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, इनको अगर ऐड कर दो, डिफरेंस वन, जैसे जैसे वहां पे स्क्वायर किया था हमने, स्क्वायर मत करो, Z1, Z2, हम मॉड ले लिया ना आपने, अप टू Zn डिवाइडेड बाई n, दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट डिविएशन। दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग standard deviation, a modified version. This is not the standard deviation, this is called the mean absolute deviation. Next we have got the L1 norm. So L1 norm basically क्या होता है कि जो आपके दो इंडिविजुअल वैल्यूज या वेक्टर्स होते हैं, उनके अगर आप मॉड को ऐड करो, इसे कहते हैं L1 नॉर्म। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से एक एक वैल्यू है, लेट्स से 3, एक वैल्यू है -4। आपको सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना है। आप क्या करोगे, उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को ऐड करोगे, साइन से आपको कोई मतलब नहीं है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? 3 + 4 दैट इज 7। सो व्हाट इज द L1 नॉर्म? दैट इज 3 + 4, सॉरी, दिस इज 3 + 4, दिस इज 7। तो L1 नॉर्म में आप क्या करोगे, ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। L1 नॉर्म ऑफ two random variables a1 and a2 would be mod of a1 plus mod of a2, for any n number of variables ये mod of a1 plus mod of a2 plus mod of a3 till mod of an आप समेशन ऐड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द L1 नॉर्म। L1 नॉर्म का एक और नाम है, दैट्स कॉल्ड द मैनहट्टन डिस्टेंस, इसका एक और कॉमन नेम है, दिस इज कॉल्ड द मैनहट्टन डिस्टेंस। देन वी हैव गॉट द L2 नॉर्म, इसे यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं। व्हाट इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस? देखिए, अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं, उनका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, एक्चुअली रादर समेशन भी आप यूज कर सकते हो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ऐसे करते करते अप टू xn स्क्वायर। तो आप यहाँ पे मॉड, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों है, ठीक है, तो आप अगर मॉड लेके ऐड कर दो, फिर आपको, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, सीधी सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट ना हो जाए। आइडिया यही है कि आप क्या करो, मॉड लेके ऐड करोगे तो उसे कहते हैं L1 नॉर्म।
L2 नॉर्म में यूक्लिडियन डिस्टेंस में आप क्या करते हो कि आप मॉड नहीं लेते हो, आप क्या करते हो उनको स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेते हो। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू 3 और एक वैल्यू -4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को अगर आपको L2 नॉर्म कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी विल डू इज आप स्क्वायर कर दोगे। तो व्हाट इज द स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, और इसका रूट ले लो आप। तो दिस इज 9 प्लस दिस इज 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, द रूट ऑफ 25 दैट इज 5, दिस 5। तो आप अगर देखो, अगर आपको एल वन नॉर्म कैलकुलेट करना है किसका किसका, 3 और -4 का, 3 और -4 का, तो L1 नॉर्म कितना आ जाएगा आपका, 3 + 4 दैट इज 7। लेकिन आपको L2 कैलकुलेट करना ऑफ 3 and -4, हाउ विल यू कैलकुलेट इट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5। So this is the L1 norm and the L2 norm. So ये है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स DWT के, दूसरे चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है। इट्स नॉट ओनली DWT, दूसरे चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो DWT पे कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे DWT से फिल्ट्रेशन कैसे होता है। लेट अस से हमारे पास कुछ एक फ्लक्चुएटिंग डेटा है, सो दिस इज सम फ्लक्चुएटिंग डेटा, ठीक है, कोई भी डेटा हो सकता है, और कुछ फ्लक्चुएटिंग डेटा है, ठीक है। अगर हम इसको, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम लोग वेवलेट डिकम्पोजिशन करते हैं, सो हम देखेंगे एक तो इसका ओरिजिनल कंपोनेंट एक अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट A0 होगा, और कुछ डिटेल्ड कोफिशिएंट्स होंगे D1 D2 D3। सो आप इस तरीके से ओरिजिनल डेटा को क्या कर सकते हो, अ, 3 कंपोनेंट्स में एक्चुअली आप इसको तोड़ सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो लेट अस से उस डेटा के, ओके विल जस्ट चेंज एग्जांपल रेडी। रियलाइज बहुत, मान लीजिए फ्लक्चुएटिंग डेटा है आपके पास, बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। अब आप इसको DWT के 3 लेवल्स तक डिकम्पोज कर सकते हो। तो थर्ड लेवल पे जो अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट है वो ऐसा है, फिल्टर होके डेटा ऐसा है। तो डिटेल कोफिशिएंट D3 D2 और D1, ये फर्स्ट लेवल का डिटेल कोफिशिएंट है D1, ये सेकंड लेवल का डिटेल कोफिशिएंट है D2, ये थर्ड लेवल का डिटेल कोफिशिएंट है D3। तो आप क्या करते जाते हो, जनरली डिटेल कोफिशिएंट्स को हटाते जाते हो और अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स को रखते जाते हो। तो थर्ड लेवल पे जो अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट मिलेंगे वो ये है। तो इससे आप अगर डेटा को फिल्टर कर लेते हो, इफ यू फिल्टर द डेटा यू गेट दिस, ये फिल्ट्रेशन टेक्निक है। ओके, सो अगर आप हिस्टोग्राम देखो, आप थोड़ा सा हिस्टोग्राम एनालिसिस से भी बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीज मिलेगी। जैसे हमने बोल दिया कि भाई ठीक है, इसको आप फिल्टर कर दोगे, इसको आप फिल्टर कर दोगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें नॉइज और डिस्टरबेंस का इफेक्ट। आप वैसे तो ये फ्लक्चुएशन में दिख ही रहा है, ये फ्लक्चुएशंस हैं। इसका मेन पैटर्न तो एक्चुअली है, इसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस ऐड होके ये ऐसा बन गया। फ्लक्चुएशन को रिमूव करो तो ऐसा मिलेगा। आप इसी चीज को हिस्टोग्राम के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। तो आप देखिए जो ओरिजिनल डेटा है आपका, उसका हिस्टोग्राम देखिए, दो तरह के हिस्टोग्राम देख लीजिए आप। दिस इज द नॉर्मल हिस्टोग्राम, दिस इज द क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम। तो आप जरा नॉर्मल हिस्टोग्राम का शेप देखिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा है, मान लीजिए S। अब आप अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स का, ये अप्रोक्सीमेट CA है, CA वैल्यू अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट का हिस्टोग्राम देखिए, इसका शेप देखिए, ऐसा कुछ। अब आप डिटेल्ड कोफिशिएंट्स जो है CD, इसका हिस्टोग्राम देखिए। अब आप खुद ही देखिए, जो ओरिजिनल डेटा और जो CA है, इन दोनों के हिस्टोग्राम काफी कुछ सिमिलर दिखता है, जबकि जो डिटेल्ड वाला हिस्टोग्राम है ये बहुत ही अलग दिख रहा है। इसका ये मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, जो डिटेल्ड कोफिशिएंट है, जो आपका डिटेल्ड कोफिशिएंट है CD, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये ओरिजिनल डेटा से बहुत अलग है। मतलब ये कुछ अलग ही है चीज, जो कि बाद में ऐड हो गई है। जबकि अप्रोक्सीमेट कोफिशिएंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हिस्टोग्राम एनालिसिस, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफी कुछ ओरिजिनल डेटा जैसा ही है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर ऐड हुआ होगा, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ऐड होके ये बना होगा, नहीं ये तो कुछ अलग ही है, बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब जो चीज हम कहना चाहते हैं, ये और ये इनके प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं। मतलब ये
एक ही तरह के डेटा हैं, एक ही तरह का प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, जबकि ये और इसमें ज्यादा समानता तो है ही नहीं। आप खुद ही देख लीजिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा या आपका फिल्टर्ड डेटा है, इन दोनों का शेप देखिए, पैटर्न देखिए, और इसको देखिए, ये नॉइज है, कुछ एडिशनल डिस्टर्बेंस से फ्लक्चुएशन जो ऐड हुआ होगा। तो यही चीज आपको किससे देखने को मिलता है? ओरिजिनल डेटा के हिस्टोग्राम से भी देखने को मिलता है, और अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट के हिस्टोग्राम से आपको देखने को मिलता है। ये दोनों में समानता है, जबकि इनमें और इनमें कोई समानता नहीं है। देयर इज नॉट मच ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू, दैट्स व्हाई दिस इज नॉइज और फ्लक्चुएशन। इस चीज को आप एक्चुअली हिस्टोग्राम एनालिसिस के न्यूमेरिकल पैरामीटर से भी समझ सकते हो। अगर आप ये जो हिस्टोग्राम एनालिसिस है, ये जो हिस्टोग्राम एनालिसिस है यहाँ पे, आप अगर इस हिस्टोग्राम की मैक्सिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू देखो, मीन वैल्यू देखो, आप मैक्स देख लो, इसका मिनिमम देख लो, इसका मीन देख लो, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देख लो, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, आप अगर मान लीजिए ओरिजिनल डेटा के साथ सीए को कंपेयर करो, सीडी को कंपेयर करो, तो आप देखोगे जो जो चीज आपको ग्राफिकली दिख रही है ना, न्यूमेरिकली भी आपको वही चीज दिखेगी। जो चीज आपको ग्राफिकली ग्राफ में दिख रहा है ना, वही चीज आपको न्यूमेरिकली भी दिखेगी। देखते हैं, लेट अस सी। इसकी हमने एनालिसिस की हुई है, तो हम देखते हैं। तो हम आप देखिए, जो ओरिजिनल डेटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1024। और आपका जो अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट की वैल्यू है, इट इज टू सम पॉजिटिव वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। जबकि जो डिटेल्ड कोएफिशिएंट है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम क्या है? 8.6। कहाँ 1024? एक बार 1024 और 2892 में कुछ तो सिमिलैरिटी है, लेकिन 8.6 के साथ तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। मिनिमम वैल्यू इसकी 978 है, इसकी 2755 है, चलिए ठीक है, और इसकी -14 है। कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। अच्छा, इसकी एवरेज मीन वैल्यू देखिए 998, इसकी कितनी है? 2825। चलिए फिर भी समझ में आता है। और इसकी कितनी है? 0.9784। मतलब कोई कोई मतलब सिमिलैरिटी इन दोनों के साथ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? डिटेल कोफिशिएंट से कुछ अलग ही चीज है, कुछ अलग ही आउटसाइड फ्लक्चुएशन है, ये आउटसाइड डिस्टरबेंस है जो कि ऐड हो रहा है इसमें। वही चीज आपको मीडियन में भी दिखेगा, 990 समथिंग, 28 समथिंग, और इसका 2.3। स्टैंडर्ड डिविएशन, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म, सब में ही आपको ये चीजें दिखेंगी। तो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स किसके किसके सिमिलर दिखेंगे आपको? अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स और ओरिजिनल डेटा के। जबकि डिटेल्ड कोएफिशिएंट्स के बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। इसका मतलब ये कुछ नॉइज या फ्लक्चुएशन, या डिस्टरबेंस है, और इसको रिमूव करना जरूरी है। तो ये चीज हम एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन ये है, जो अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स है, इसकी सिमिलैरिटी, स्टैटिस्टिकल सिमिलैरिटी हमें हिस्टोग्राम एंड नॉर्मल हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम दोनों में ही दिखती है। किसके साथ? ओरिजिनल डेटा के साथ। इसका ये मतलब है दोनों में सिमिलैरिटी है, और किसी तरीके से आपका ओरिजिनल डेटा में कुछ फ्लक्चुएशन ऐड हो गया है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स को रख दें, तो मेन स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स और जो इंपॉर्टेंट डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसको आप रख पाओगे। और अगर आप डिटेल कोएफिशिएंट्स को हटा देते हो, जो फ्लक्चुएशन है, नॉइज और डिस्टर्बेंस है, उससे आपका डेटा क्या हो जाएगा? फिल्टर आउट हो जाएगा। तो डिस्कार्ड कीजिए हायर ऑर्डर डिटेल कोएफिशिएंट्स को, और आपका स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स आपके बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे, और आप अप्रोक्सीमेट कोएफिशिएंट्स को रखिए। तो इस तरीके से अगर आप सी ए वैल्यूज को रखते हो और सी डी वैल्यूज को अगर आप रिमूव कर देते हो, तो आपका डेटा फिल्ट्रेशन DWT से हो सकता है।